हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं केपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के माध्यम से हमने नया टॉपिक लिया है सारणी के गुणधर्म। इससे पहले हमने सारणी का प्रसार करना सीखा था। सारणी का प्रसार करना सीखा था और प्रसार करने से पूर्व हम क्या याद रखते हैं? चिन्ह क्रम याद रखते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह क्रम हम याद रखते हैं। इसके बाद हमने सीखा था सारणी की उपसारणिक। सारणी के लिए उपसारणिक या लघु सारणी ज्ञात करना। सारणी के लिए उपसारणिक या लघु सारणी ज्ञात करना। इसके बाद सीखा था हमने सहखंड ज्ञात करना। क्या? सहखंड ज्ञात करना। ज्ञात करना, उपसारणी ज्ञात करना, सहखंड ज्ञात करना और प्रसार ज्ञात करना। प्रसार के माध्यम से सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब इनसे आगे हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं सारणी के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म है, पढ़िएगा इसको। गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में तथा समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो इसका मतलब क्या है। यह जो नियम है वो प्रथम क्रम की सारणी के लिए भी लागू होता है, द्वितीय क्रम की सारणी के लिए भी लागू होता है तथा तृतीय क्रम की सारणी, तीनों के लिए भी लागू होता है। ठीक है। नियम है, यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को, सबसे पहले क्या लिखा है? समस्त पंक्तियों को इसमें बदल रहे हैं स्तंभों में, या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। ध्यान रखना, समस्त अर्थात उसमें जितनी भी पंक्ति हैं उन सभी पंक्तियों को, समस्त पंक्तियों को स्तंभों में तथा, या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या फिर स्तंभों को किसमें बदल दो? पंक्तियों में। और स्तंभों में बदल दे तो सभी स्तंभों को बदलेंगे और सभी पंक्तियों को बदलेंगे। तो यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में तथा समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसका जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए किसी सारणी का मान पहले प्राप्त हो रहा है 15, तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर भी उसका मान कितना प्राप्त होगा? 15। ठीक है। और यह नियम प्रथम क्रम की सारणी के लिए, द्वितीय क्रम की सारणी के लिए तथा तृतीय क्रम की सारणी, तीनों के लिए ही लागू होता है। अब मैं इसको देखो दे रहा हूं द्वितीय क्रम के सारणी के लिए, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। माना सारणी ए बराबर कोई एक सारणी ले लिया, ये एक सारणी ले लिया है, किस क्रम का है? द्वितीय क्रम का सारणी का। ध्यान रखना, जो नियम है वो प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम तथा तृतीय क्रम, तीनों के लिए ही लागू होता है। हमने प्रथम और तृतीय के मध्य में किस क्रम का ले लिया? सारणी द्वितीय क्रम का। ठीक है। किसी के भी लिए लागू हो सकता है प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम के लिए। हमने यहाँ पे लिया द्वितीय क्रम का सारणी। अब देखो द्वितीय क्रम के सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने आपको बताया था मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा, ये होता है मुख्य विकर्ण। 5 गुणा 6 कितना प्राप्त होगा? 30। उसके बाद लगाते हैं हम माइनस ए प्रमुख विकर्ण या गौण विकर्ण के अवयवों का गुणा, 3 गुणा 7 कितना आएगा? 21। 30 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 9। अब देखो पुनः, अब इस सारणी में देखो पहली पंक्ति अर्थात R1, इसमें दो अवयव है 5 और 7, और दूसरी पंक्ति है R2 जिसमें दो अवयव है 3 और 6। तो ये पंक्ति है, इनको किसमें बदल दो? स्तंभों में। पहला जो स्तंभ है C1 जिसमें कौन कौन से अवयव है? 5 और 3, और दूसरा स्तंभ है C2 जिसमें कौन कौन से अवयव है? 7 और 6। अब पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो देखो फिर इसका मान क्या प्राप्त होता है? नियम के अकॉर्डिंग इसका मान भी कितना होना चाहिए बदलने पर? भी 9। देखो बदलने पर पंक्तियों को स्तंभों से बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर देखो ये है पहली पंक्ति, इसको पहले स्तंभ में बदल दो, बाएं से दाएं इसको ऊपर से नीचे लिख दो। देखो 5 7, ये बाएं से दाएं था, इसको ऊपर से
नीचे लिख दिया। पहली पंक्ति को हमने किसमें बदल दिया, पहले स्तंभ में बदल दिया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो, क्या आ जाएगा 3 6, बाएं से दाएं था 3 6, जिसको ऊपर से हमने नीचे लिख दिया। अब देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी द्वितीय क्रम का है, इसमें ये वही नियम लग जाएगा, मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा 5 गुणा 6 कितना आएगा 30, उसके बाद लगाते हैं हम माइनस। अब एक प्रमुख विकर्ण के अवयव को गुणा 7 गुणा 3 कितना आएगा 21, और 30 माइनस 21 कितना आएगा 9। और देखो पहले भी मान कितना था 9, और अभी भी इसका मान कितना आया है 9, तो ये नियम यहाँ पे सत्यापित हो जाता है। अब इस नियम को हम प्रथम क्रम के लिए भी सत्यापित कर सकते हैं, द्वितीय क्रम के लिए भी सत्यापित कर सकते हैं, और तृतीय क्रम के लिए भी सत्यापित कर सकते हैं। हमें केवल नियम का अर्थ समझना है, इसका मतलब समझना है कि नियम क्या कहना चाहता है। तृतीय क्रम के लिए इसको सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें प्रसार करना पड़ता है, और प्रसार भी उस प्रसार करने से पूर्व भी हम क्या लगाते हैं, चिन्ह क्रम लगाते हैं, तो उसमें मान ज्ञात करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमने किस क्रम का ले लिया था, ये द्वितीय क्रम, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। नियम था आपका सारणी की समस्त पंक्तियों का, यहाँ पर देखो समस्त पंक्ति का मतलब दो ही पंक्ति हैं, 5 और 7 पहली पंक्ति में, 3 और 6 दूसरी पंक्ति में। अब इन दोनों पंक्तियों को हमने किस में बदल दिया, दोनों दो स्तंभों में बदल दिया है। अब स्तंभों में बदलने पर भी इसका मान हमने ज्ञात किया तो 9 आया है, और पहले भी इसका मान कितना आ रहा था 9 आ रहा था। इसका मतलब पहला नियम सत्यापित हो जाता है, अर्थात पंक्तियों को समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभों में, या समस्त स्तंभों को समस्त पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मान जो पहले प्राप्त होता है वही मान पंक्तियों स्तंभों को बदलने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड नियम पढ़ते हैं। इसका सेकंड नियम क्या है, नोट्स ओपन कीजिए, देखिए सेकंड नियम क्या है, अर्थात दूसरा गुणधर्म क्या है। दूसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को, किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को अन्य, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को उसी सारणी की अन्य पंक्तियों या स्तंभों से परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है, देखो पहले नियम में तो हम समस्त पंक्ति को समस्त स्तंभों से बदल रहे थे, या फिर समस्त स्तंभों को समस्त पंक्तियों से बदल रहे थे। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो केवल दो पंक्तियों या केवल दो स्तंभों पे लागू होगा, ध्यान रखना, या तो दो पंक्तियों को बदलेंगे या दो स्तंभों को बदलेंगे। नियम है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को उसी सारणी की अन्य पंक्तियों या स्तंभों से परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। सारणी का मान जैसे मान लीजिए पहले 25 था, तो परिवर्तित करने के बाद कितना आएगा 25, लेकिन आगे ध्यान रखना शर्त क्या है, पूरी शर्त क्या है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात पहले 25 था तो कितना आएगा -25, जैसे मान लीजिए पहले था -17, तो परिवर्तन करने के बाद उसका मान कितना आएगा +17। ठीक है, अर्थात उसका जो मान है वो तो संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन जो संख्यात्मक मान होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है, उसका
चिन्ह बदल जाता है। यह है गुणधर्म नंबर 2। अब ये गुणधर्म नंबर 2 भी प्रथम क्रम के लिए भी लागू होगा, द्वितीय क्रम की सारणी के लिए भी लागू होगा और तृतीय क्रम की सारणी के लिए भी लागू होता है। तीनों के लिए ये नियम लागू होता है। नियम याद रखना है महत्वपूर्ण। इन नियमों के अलावा ध्यान रखना सारणी की जो आज हम इस वीडियो में गुणधर्म पढ़ रहे हैं, इन गुणधर्मों का उपयोग हम जब सारणी का मान सिद्ध करेंगे, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए होंगे उनमें हम आज जो गुणधर्म पढ़ रहे हैं उन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो सारे गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को उसी सारणी की अन्य पंक्तियों या स्तंभों से परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अब इसको देखो, समझते हैं क्या कहना चाहता है संख्यात्मक रूप से या प्रैक्टिकली रूप से। माना सारणी के मान रहे हम कोई, पहली पंक्ति में 2 3 5, दूसरी पंक्ति में 1 4 6, तीसरी पंक्ति में ले लिया हमने 0 1 3। कोई भी सारणी का आप मान सकते हो। अब देखो नियम क्या है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों स्तंभों को उसी सारणी की अन्य पंक्ति स्तंभों से परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है, केवल उसका चिन्ह बदलता है। तो सबसे पहले तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। और मैंने आपको जब सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पढ़ाया था तो उसमें एक नोट डाल के आपको लाइन लिखवाइए कि सारणी का मान ज्ञात करने के लिए उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं जिसमें अधिक से अधिक शून्य हो। तो देखो इसमें R1 इसमें कोई अवयव शून्य नहीं है, R2 इसमें भी कोई अवयव शून्य नहीं है, R3 इसमें एक अवयव है जो शून्य है। अब पंक्तियों के अलावा यदि हम स्तंभों में देखें तो केवल प्रथम स्तंभ में ही एक अवयव शून्य है, बाकी अन्य दो स्तंभों में कोई अवयव शून्य नहीं है। तो इसका प्रसार या तो हम R3 अर्थात तीसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे शीघ्रता से मान प्राप्त करने के लिए, या फिर C1 अर्थात प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो देखो हम कर लेते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार से, C1 के सापेक्ष प्रसार से। और प्रसार करने से पूर्व क्या याद रखा जाता है, चिन्ह क्रम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्रथम स्तंभ के लिए, ये द्वितीय स्तंभ के लिए और ये तृतीय स्तंभ के लिए। तो इधर C1 C2 और ये C3। ठीक है, तो देखो सारणी A बराबर C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। C1 में पहला अवयव कितना है 2, इसके लिए कौन सा चिन्ह लेंगे हम प्लस, तो प्लस का 2। अब इसकी स्थिति छोड़ दो, क्या करते हैं इसकी स्थिति छोड़ दो अर्थात इसकी स्थिति का दमन कर दो। स्थिति अर्थात इसकी पोजीशन कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे। कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में है तो पहला स्तंभ छोड़ देंगे। अब जो अवयव बचते हैं उनको एक छोटी सारणी में लिखेंगे जिसे हम क्या नाम देते हैं, उप सारणी या लघु सारणी। अवयव बचते हैं 4 6 1 3, 4 6 1 ये लीजिए, क्लियर। अब देखो इसके बाद C1 में दूसरा अवयव कौन सा है, C1 में दूसरा अवयव है 1, 1 के लिए कौन सा लेंगे माइनस, तो ये -1 गुणा। अब इसकी स्थिति का दमन कर दो, ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, इनको छोड़ दिया। जो अवयव बचते हैं उनको एक छोटी सारणी में लिखेंगे जिसे हम लघु सारणी या उप सारणी बोलते हैं। आगे देखिए दूसरे अवयव के लिए हमने लिख लिया है। अब C1 अर्थात प्रथम स्तंभ का तीसरा अवयव क्या है 0। अब इसके लिए हम आपको कोई उप सारणी नहीं लिखनी है या छोटी सारणी नहीं लिखनी है, क्योंकि उसका मान 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 0, तो उसको यहीं पे 0 लिख के छोड़ देंगे। अब केवल इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सारणी के बराबर 2 गुणा द्वितीय क्रम का है मुख्य विकर्ण के को गुणा 4 गुणा 3 12 -1 गुणा 6 6 -1 गुणा मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा 3 गुणा 3 9 -1 गुणा 5 5 और ये प्लस 0 इसको तो छोड़ दो। तो सारणी A बराबर 2 गुणा 12 - 6 -1 गुणा 9 - 5 आएगा 4। सारणी के बराबर प्राप्त होगा 2 गुणा 6 12 -1 गुणा 4 माइनस का 4। तो सारणी के का मान कितना प्राप्त हो रहा है 8। सारणी के का मान कितना प्राप्त हो रहा है 8 अर्थात +8। अब इस नियम के अनुसार यदि ये नियम सत्य है अर्थात सी दो पंक्तियों को
अन्य दो पंक्तियों से या स्तंभों को अन्य दो स्तंभों से परिवर्तित कर देते हैं तो सारणी का मान तो 8 आना चाहिए, लेकिन उसका क्या हो जाना चाहिए, चिन्ह बदल जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पे +8 आया है तो कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, अब ये परिवर्तन जो आप पंक्तियों में भी कर सकते हो और स्तंभों में भी कर सकते हो। देखो परिवर्तन करके देखते हैं यहाँ पे। देखो R1, अब देखो इसको ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इंटरचेंज, अर्थात परस्पर परिवर्तन। परस्पर परिवर्तन, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे हम, परस्पर परिवर्तन, अर्थात इंटरचेंज बोल दो या फिर परस्पर परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने R1 इंटरचेंज R2, अर्थात R1 को चेंज कर रहे हैं R2 से तथा R2 को चेंज कर रहे हैं R1 से। इसका मतलब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से चेंज कर रहे हैं। अब यह परिवर्तन आप पंक्ति में भी कर सकते हैं और स्तंभों में भी कर सकते हैं। तो देखो इसलिए सारणी ए बराबर पहली पंक्ति ये है R1, इसमें कौन कौन से अवयव है, 2 3 5, इनको तो किससे चेंज कर देंगे हम, R2 के अवयवों से। अर्थात ये जो R2 के अवयव हैं 1 4 से, इनको तो पहली पंक्ति में लिखेंगे। तो देखो 1 4 6, ठीक है। अब तो पहली पंक्ति के अवयव थे 2 3 5, इनको किस में लिख देंगे, R2, अर्थात दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में लिखो 2 3 5, R3 0 1 3, ये सेम रहेगी, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। अब हमने नियम के अनुसार जो परिवर्तन किया है वो किसमें किया है, पंक्तियों में। पंक्तियों में के अलावा हम किसमें परिवर्तन कर सकते हैं, स्तंभों में भी। ठीक है, अब देखो इसका मान ज्ञात करते हैं। दो पंक्ति चेंज हो गई, पहली दूसरी से और दूसरी पंक्ति पहली से चेंज हो गई। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। नियम के अनुसार कितना आना चाहिए, -8। चेक करते हैं, देखो प्रसार कीजिए। अब देखो प्रसार करने के लिए हम किसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे, या तो R3 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष, क्योंकि इसमें एक अवयव शून्य है तो उसका मान कैलकुलेट करने में आसानी होगी हमें। देखो C1 के सापेक्ष प्रसार से, C1 के सापेक्ष प्रसार से, यदि आपको C1 निकल कर रहा तो मैं इधर लिख देता हूं, ये लो R3, अर्थात तीसरी पंक्ति R3 के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो देखो प्रसार करने से पूर्व तृतीय क्रम का है, देखो ये जो आपका सारणी का, इसलिए चिन्ह क्रम याद रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये R1 के लिए, ये R2 के लिए और ये R3 के लिए रहता है। R3 में देखो सबसे पहले अवयव कितना है, 0, इसको तो छोड़ दो। इसकी जो उपसारणिक होगी उसका जो मान आया किससे गुणा होगा, वो 0 से, और 0 से गुणा होके क्या हो जाएगा मान 0। क्लियर, इसको ये लिख दिया हमने 0। अब R3 का द्वितीय अवयव कितना है, 1, 1 के लिए कौन सा लेंगे हम, माइनस, तो ये -1 गुणा इसकी उपसारणिक। याद करने के लिए इसकी स्थिति का दमन करेंगे, अर्थात इसकी पोजीशन का कौन कौन पोजीशन देखेंगे, तो ये है आपकी तृतीय पंक्ति में और कौन से स्तंभ में, एक दूसरे स्तंभ में, तो ये दमन कर दिया। कौन कौन से बचे, 1 6 2 5, क्यों लिख दिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद R3 में चलिए। R3 में पहला अवयव था 0, उसके लिए लिख लिया हमने। दूसरा अवयव था 1, उसके लिए लिख लिया। अब इसके बाद तीसरा अवयव 3, इसके लिए कौन से चिन्ह लेंगे हम, प्लस चिन्ह, तो ये लो प्लस चिन्ह गुणा। अब इसकी स्थिति का दमन करेंगे, कौन सी पंक्ति में है, तीसरी में, अर्थात R3 में। कौन से स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ अर्थात C3 में, इनका दमन कर दिया। अब अवयव बचे 1 4 2 3, तो इनको लिखो 1 4 2 3। एक छोटी सारणी को लेते हैं जिसको लघु सारणी या उप सारणी बोलते हैं। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, देखो सारणी के बराबर, ये 0 इसको तो छोड़ दो, ये -1 गुणा ये जो सारणी का आपका उप सारणी या लघु सारणी ठीक क्रम का, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा 1 गुणा 5 5 -2 गुणा 6 12 प्लस 3 गुणा 1 गुणा 3 प्राप्त होगा 3 -2 गुणा 4 8। ये लीजिए सारणी के बराबर। देखो -1 ये जो क्यों, इसके गुणा में क्या रहेगा, इधर ये 5 -12 कितना आएगा, -7 प्लस 3 गुणा 3 -8 कितना आएगा, -5। 3 -8 कितना आएगा, -5
सारणी के बराबर, -1 को -7 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7। अब आगे +3 को -5 से गुणा करेंगे तो -15। अब देखो 7 -15 कितना आएगा, माइनस का 8। इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। और देखो समीकरण 1 में मान कितना आ रहा है 8, और इधर कितना आया है 8। इसका मतलब हमारा नियम सही है। अर्थात जब दो पंक्तियों को दो अन्य दो यदि कि सारणी की दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परस्पर हम चेंज कर देते हैं तो सारणी का मान तो वही रहता है। देखो 8 था तो इधर भी 8 है, लेकिन आगे क्या होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। इधर तो प्लस का 8 था, इधर क्या है माइनस का 8। अब हमने यहाँ पे चेंज करके देखा है पंक्तियों में, ये जो परिवर्तन हम स्तंभों में भी कर सकते हैं तो भी क्या होगा, केवल उसका संख्यात्मक मान है वो तो सेम रहता है, केवल उसका चिन्ह ही बदल जाता है। ठीक है, दो नियम हो जाते हैं, नोट कर लीजिए इनको।